हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। देखिए यहाँ पर हम आज आपकी मैराथन क्लास लेके चलेंगे और इस क्लास में आपका सीडीपी चलेगा। सबसे पहले हम सीडीपी की मैराथन क्लास को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। देखिए ये जो मैराथन है, यहाँ पर आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि जहाँ पर कोई भी आप मैराथन देखिए, जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिले आप उसी मैराथन को ज़्यादा प्रीफर करिए। और देखिए यहाँ पर मैं इस मैराथन में कम से कम आपको 90 से 100 क्वेश्चन कराऊंगी। अब ये 90 से 100 क्वेश्चन हो सकता है आपका 1 घंटे में लगभग कंप्लीट हो जाए। तो हम वहाँ से आपको कहते हैं, देखिए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिले। कहीं आप देखते हैं कि 1 घंटे से 2 घंटे या 4 घंटे की वीडियो या 6 घंटे की वीडियो लगाते हैं, उसमें मात्र आपको 20 से 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन से ऊपर नहीं जाते। तो आपको ऐसी वीडियो नहीं देखनी है, क्योंकि आपके एग्जाम नज़दीक आ गए हैं। तो आपको ऐसे मैराथन देखने हैं जहां आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए इस मैराथन में सबसे पहले पॉइंट हम आपको बता देना चाहते हैं, तभी हम स्टार्ट करेंगे इसको। पहले पॉइंट में हम बता देना चाहते हैं आपको कि देखिए यहाँ पर हम निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड दोनों लेके चलेंगे। जिन लोगों ने निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड की वीडियो नहीं देखी है वो इस मैराथन से कवर करते हुए चलेंगे। हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे हम सॉल्व करेंगे उसको भी बताते चलेंगे, ताकि आप चीज़ों को आसानी से कर लें। और बस यहाँ से 2 से 3 मैराथन कर लीजिए, आराम से आप सीटेट को क्लियर कर जाएंगे। मैं बस जितना मैराथन कराई हूँ आप उतना कर लीजिए और उसी मैराथन को कम से कम 2-3 बार आप देख लीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या है कि निगेटिव वर्ड क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड क्या होता है, वो क्वेश्चन में आएगा और क्वेश्चन में किस तरीके से इंक्लूड किया गया है वो चीज़ें हम बताएंगे। और वैसे हमने निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड की वीडियो बनाई है, वहाँ से आप जाकर देखिएगा, हमने 2 वीडियो इसकी बनाई है, ठीक है। और यहाँ पर भी हम आपको बताते चलेंगे। और एक वीडियो में हमने बनाई थी, वहाँ पे कुछ वीडियो आपके कुछ इश्यूज़ की वजह से नहीं हो पाए, तो उस वीडियो को हम फिर दोबारा आपको दे देंगे। आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि अभी मैराथन स्टार्ट कर दिए हैं, मैराथन के बाद वो वीडियो जरूर लाएंगे। और उस वीडियो में जो थोड़ा सा बचा हुआ है वो ज़्यादा कुछ बातें नहीं थी, बची हुई थोड़ी बहुत थी, वो हम आपको बता देंगे। और लास्ट में हम आपको स्ट्रेटजी भी बताएंगे कि अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आइए चलिए देखते हैं। अब देखिए चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ट्रिक भी बताते हुए चलूँगी कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे टिक करना है, वो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। अब यहाँ पर आपको पकड़ना है पाठ्यचर्या शब्दावली। ऑप्शन 1 है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। ऑप्शन 2 है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ऑप्शन 3 है मूल्यांकन प्रक्रिया। ऑप्शन 4 है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली क्या है, पाठ्य सामग्री। तो यहाँ पर आप सभी उत्तर बताइएगा क्या होगा। अब देखिए आपको हम हमेशा कहते हैं कि आप अपने नंबर को भी आंकते हुए चलिएगा, तो इस मैराथन में भी आप अपने नंबर को आंकिएगा। 1 2 3 4 ऐसे करके क्वेश्चन डालिएगा और जो ऑप्शन आपको सही लगे आप अपना ऑप्शन दे दीजिए। जैसे ए आपको सही लगा, आपने ए दे दिया। अब मैं जो आंसर बताऊंगी, अगर आपका ए मैंने बताया तो आपका सही है तो सही टिक करिए, गलत है तो गलत टिक करिए। उसके बाद देखिएगा कि आप कितना नंबर यहाँ पर गेन किए हैं, ठीक। अब आइए देखते हैं, यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 2 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या गया, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अनुभव प्राप्त करना हमारा क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा, पॉजिटिव में है, तो हमारा उत्तर भी क्या होगा, मैं हमेशा बताती हूँ पॉजिटिव में ही होगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन 1 है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। 2 है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। 3 है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। 4 है शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा आप सभी। यहाँ पर देखिए अगर आपको उत्तर नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ पर एक ट्रिक लगा सकते हैं। जो ऑप्शन आपको सबसे बड़ा दिखे आप वहाँ पर भी टिक लगा कर क्या कर सकते हैं, चीज़ों को सही कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि निचली कक्षा में शिक्षण की पद्धति मूल रूप से आधारित है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल
3 वाला जो होगा वो सही हो जाएगी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि एक बच्चा अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति में प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 है सीखने का सादृश्यता नियम, 2 है सीखने का प्रभाव नियम, 3 है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, 4 है सीखने का तत्परता नियम। उत्तर बताइएगा क्या होगा आप सभी क्वेश्चन नंबर 3 का। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 2 बिल्कुल सही होगा, सीखने का प्रभाव नियम। अब देखिए प्रभाव नियम कैसे होगा, यहाँ पर देखिए बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। जब नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करेगा तो वो प्रभाव का नियम उससे संबंधित होगा। ठीक, अगला देखते हैं। क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 है मानसिक विकार, 2 है गणितीय विकार, 3 है पठन विकार, 4 है व्यवहार संबंधी विकार। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा, पठन विकार। जो डिसलेक्सिया होती है, यहाँ पर आपको देखिए 3-4 ऐसे हैं, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, ये सारे यहाँ पर आप याद कर लीजिएगा, इसमें से एक जरूर पूछता है। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है आपका कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन ए है अन्य सामान्य बच्चों के साथ, 2 है विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, 3 है विशेष विद्यालयों में, 4 है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। तो चलिए इसका उत्तर जो हम देख लेते हैं, यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अब ऑप्शन नंबर 1 हमारा कैसे सही होगा, देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जो शिक्षा है, देखिए बच्चा कैसा भी हो, विशेष आवश्यकता वाला हो, कैसा भी हो, बच्चा ना सुनता हो, बच्चा ना बोलता हो, कुछ भी नहीं करता हो, लेकिन कोई कैसा भी बच्चा हो हम उसे अपने साथ ही पढ़ाएंगे, तो हम उसे सामान्य बच्चे के साथ ही रखेंगे, तो अन्य सामान्य बच्चों के साथ। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। जब भी आपको पूछेगा कुछ भी तो कोई भी पूछे, अगर कह दे कि कोई बच्चा है जिसे दिखाई नहीं देता है तो क्या हम उसे समान बच्चे के साथ पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। किसी भी तरीके का बच्चा हो आप उसे क्या करेंगे? समान बच्चे के साथ ही पढ़ाएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। ऑप्शन 1 है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, 2 है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थियों की उपाधि देना, 3 है शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, 4 है प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का उपयोग करना। अब आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए आप क्या करेंगे ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर बताइएगा। तो चलिए हम यहाँ देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा कि विद्यार्थी को बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। इससे हमें क्या होना चाहिए? सचेत होना चाहिए। अब देखिए यहीं पे अगर आपका पूछ देता कि सचेत नहीं होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम तीसरा वाला चूज कर लेते। ठीक है, ये भी सही हो जाता, ये भी तीनों सही हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, सचेत होना चाहिए। सचेत का मतलब ये निगेटिव पूछा है कि ऐसा कौन सा चीज है जिससे हम बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर निगेटिव है तो अब क्वेश्चन निगेटिव, आंसर भी निगेटिव हो गया कि यहाँ पर हम क्या करेंगे? बच्ची को बुद्धिमानी या औसत शिक्षार्थी की उपाधि हम कभी भी नहीं देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है डॉट डॉट करके कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अब देखिए नहीं, आप भूलेंगे नहीं, इसको याद रखेंगे क्योंकि यही आप भूलते हैं और यहीं पे क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। ऑप्शन 1 है सृजनात्मक विचार, 2 है दूसरों के साथ झगड़ना, 3 है अभिव्यक्ति में नवीनता, 4 है जिज्ञासा। अब देखिए क्वेश्चन निगेटिव है, आंसर भी हमारा निगेटिव ही आएगा। अब इसमें से आंसर दीजिएगा आप सभी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अब 3 में से इनमें से हमारा निगेटिव जो ऑप्शन है कौन सा है? दूसरों के साथ झगड़ा करना हमारा क्या है? निगेटिव में जाता है। ठीक है, बच्चा सृजनात्मक विचार रखता है, ठीक है, अभिव्यक्ति में नवीनता है, ठीक है, उसके अंदर जिज्ञासा है, ये भी ठीक है। आगे हम देखते हैं। देखिए बस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा,
क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। अगला है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डॉट डॉट को जाता है। ऑप्शन 1 है पियाजे, 2 है पावलोव, 3 है कोहलबर्ग, 4 है स्किनर। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए जब बच्चे की बात आए और सृजन की बात आए तो हमेशा हम पियाजे पर जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा क्योंकि ऑप्शन अलग है इनका। ठीक है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि ऑप्शन 1 है, देखिए वो घर पे बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में बात करती हैं। ऑप्शन 1 है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। आगे देखते हैं। ऑप्शन 2 है शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ऑप्शन 3 है कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑप्शन 4 है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। अब देखिए यहाँ पर जो उत्तर सही होगा वो आपका उत्तर कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि आपके विचारों की या आपकी बातों को जहाँ ज़्यादा मान्यता मिलेगी आप वहीं पर ज़्यादा बोलेंगे। ठीक है, अगर हम आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं तो आप एक बार 2 बार बोलेंगे, उसके बाद हमसे बात करना बंद कर देंगे। अगर वही हम आपकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप हमसे वही चीज़ें बार बार कहेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? ऑप्शन 1 है शिक्षा समाजशास्त्र, 2 है सामाजिक दर्शन, 3 है मीडिया मनोविज्ञान, 4 है शिक्षा मनोविज्ञान। उत्तर बताइएगा क्या होगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 10, तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है उसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, शिक्षा मनोविज्ञान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाहता है आपका कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। ठीक है, ऑप्शन 1 है शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, 2 है पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है, 3 है शिक्षार्थी को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, 4 है शिक्षार्थी को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। उत्तर दीजिएगा क्या होगा आप सभी। चलिए हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा किससे संबंधित होती है? हमारे रुचि से संबंधित होती है। अगर अभिप्रेरणा पूछ दिया और रुचि आपको दिख गई तो समझ लीजिए ऑप्शन वो आपका सही है। तो शिक्षार्थी को सीखने के प्रति रुचि का क्या करती है? हमारी अभिप्रेरणा विकास करती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं चलिए, क्योंकि हमारा ऑप्शन जो है बहुत बड़े बड़े हैं। क्वेश्चन है कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, ऑप्शन 1 है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए जाए जिसमें विद्यार्थी के एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, 2 है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, 3 है कि शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, 4 है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो उत्तर क्या होगा आप सभी बताइएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पे सबसे बड़ा हमारा क्या दिख रहा है, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है तो जो ऑप्शन हमारा सबसे बड़ा दिख रहा है हम उसी पर टिक करेंगे, तो ये 90% हमारा सही होता है। ठीक है, हर क्वेश्चन में तो नहीं लेकिन 90% हमारा सही हो जाता है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। अब देखिए नहीं, इसका ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन 1 है शैक्षिक संस्थान एक ही एकमात्र स्थान है। ऑप्शन नंबर 1 फिर से देखिएगा, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ऑप्शन 2 है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। ऑप्शन 3 है सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। 4 है अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, निगेटिव है, आंसर भी आपका निगेटिव ही आएगा। यहाँ पर निगेटिव वर्ड कहाँ है, अगर आपने पहचान लिया तो उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा। अब इसमें देखिए कहाँ पर आपका निगेटिव आया है, ही,
ही जो हमारा है ये हमारा क्या है, निगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पर नहीं आया है, यहाँ पर ही आया है, तो मतलब ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये तीनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक, आगे देखते हैं। अब इसको फिर छोटा करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ऑप्शन 1 है को निचले स्तर के कार्य की छूट मिलनी चाहिए, 2 है को माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, 3 है के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, 4 है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। अब देखिए बच्चा क्या है, दृष्टिबाधित, मतलब उन्हें दिखाई नहीं देता है। अब आप इन चारों में से आप क्या करेंगे, उनके साथ उत्तर बताइएगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर होगा। यहाँ पर अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे बड़ा उत्तर क्या लग रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर 3 लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 को हम लगा देंगे। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ऑप्शन 1 है पढ़ाने की उत्सुकता, 2 है धैर्य और दृढ़ता, 3 है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, 4 है अतः मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर आप सभी दीजिएगा क्या होगा। देखिए महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए क्वेश्चन पूछा है। चलिए उत्तर देखते हैं हमारा क्या होगा। देखिए अगर आप प्राइमरी के टीचर हैं तो आपके अंदर धैर्य और दृढ़ता जरूरी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ बच्चे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, ये पीआरटी के लिए है। अगर आप पीआरटी में पढ़ा रहे हैं, देखिए प्राथमिक स्तर पूछा है, अगर आप प्राथमिक स्तर पढ़ाएंगे तो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए और दृढ़ता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप सभी को पता है बच्चे कितने खुरापात होते हैं। गुस्सा आ गया तो पीटना नहीं है, बच्चे को प्यार से समझाना है। ठीक है, इसलिए अगर आपके अंदर दृढ़ता रहेगी, धैर्य रहेगा, तभी समझा सकेंगे, नहीं तो अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो बेचारे को कूट देंगे बढ़िया से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन 1 है संवेदी प्रेरक अवस्था, 2 है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 3 है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 4 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 16, तो हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा आप सभी। ठीक है, ये जो बड़े क्वेश्चन होते हैं बस देखने में बड़े होते हैं लेकिन करने बहुत आसान होते हैं। चलिए, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थी को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति में निपटने को निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। जब अभिभावक को पसंद नहीं आ रहा तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या बेहतर तरीका होगा। ऑप्शन 1 है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। आप एक अपने को अभिभावक समझिए और आप अपने बच्चे को जा रहे हैं, आप अपने बच्चे के स्कूल जा रहे हैं और बच्चे के स्कूल में टीचर ऐसा कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, क्या आप सीधा जाएंगे प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। तीसरा ऑप्शन है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन 4 है अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। अब आप क्या करेंगे इन चारों में से बताइएगा अगर आप एक अभिभावक है तो। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर हमारा जो सबसे लंबा चौड़ा दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है, इसको लगा सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो, अगर समझ में आ रहा है तो कभी भी अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो हमें सबसे पहले उसकी समस्या पर चर्चा करनी चाहिए और हमें शिक्षक पे विश्वास करना चाहिए हमेशा। कोई भी अभिभावक हमारे पास आ रहा है, अगर हम शिक्षक हैं हमारे पे विश्वास करेगा तभी हम उसके बच्चे को पढ़ा पाएंगे, अन्यथा नहीं पढ़ा पाएंगे और उनके जाने के बाद बच्चे को कुटाई भी होगी बढ़िया। चलिए 18 है कि सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ा दिया। देखिए आप लोग ऐसा मत करिएगा कि बेचारे को पीट दीजिएगा या कुछ भी, ऐसा हमारा एनसीएफ नहीं कहता है बिल्कुल भी। और ये हमारे एनसीएफ जो हमारी नई वाली आई है, जो हमारा एनसीईआरटी है जो भी है, उसमें ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है कि बच्चे को मारना पीटना जो भी है। आप एक सीटेट भी आपका ये सीटेट में जब भी पढ़ेंगे आपको यही सिखाया जाता है कि आप बच्चे को मारेंगे नहीं, आप बच्चे को कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, मजाक मजाक की बातें अपनी जगह है। चलिए ऑप्शन 1 है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी,
2 है पावलोव, 3 है जीन पियाजे, 4 है वाइगोस्की। तो जो सही उत्तर होगा आपका अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा देने वाले जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वो आपके कौन से हैं, तो हमारे हो जाएंगे गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन 19 है कि बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ऑप्शन 1 है कोहलबर्ग द्वारा, 2 है एरिक्सन द्वारा, 3 है स्किनर द्वारा, 4 है पियाजे द्वारा। बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था, किन्होंने बच्चे की 4 अवस्थाओं को बांटा है, तो आप सभी को पता है ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। पियाजे जी द्वारा बांटा गया है बच्चे की 4 अवस्थाएं। ठीक, अगला हम देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ऑप्शन 1 है किशोरावस्था, 2 है प्रौढ़ावस्था, 3 है पूर्व बाल्यावस्था, 4 है बाल्यावस्था। तो आपको बताना है कि बच्चे अपने समवयस्क का मतलब अपने जो हम उम्र के बच्चे होते हैं उनके साथ क्या होते हैं, सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसी अवस्था कब आती है, उस अवस्था को बताइए ना यहाँ पर, जब बच्चे एक दूसरे से ज़्यादा दोस्ती करने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा होगा किशोरावस्था में बच्चा क्या करता है, इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं कि अपने समवयस्क मतलब जो उनके सेम एज के होते हैं उसमें वो अपने सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ठीक, अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डॉट डॉट भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन 1 है नकारात्मक, 2 है अग्रोन्मुखी, 3 है सहानुभूतिपूर्ण, 4 है तटस्थ। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा अग्रोन्मुखी। देखिए नकारात्मक हम कभी नहीं करेंगे बच्चे के साथ, सहानुभूति मतलब हम उनमें बहुत सहानुभूति नहीं करेंगे कि बच्चा का होमवर्क आया है और बहुत ज़्यादा होमवर्क स्कूल से मिला है तो हम सहानुभूति दिखा के बच्चे का होमवर्क फटाफट से कर दें और बच्चे को फ्री कर दें, ऐसी बात नहीं करेंगे। और तटस्थ भी हम नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ बच्चे के लिए हम अग्रोन्मुखी का क्या करते हैं भूमिका निभा सकते हैं, बाकी तीनों नहीं करेंगे। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा है आपका कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। ऑप्शन 1 है अंतः संबंध का सिद्धांत, 2 है निरंतरता का सिद्धांत, 3 है एकीकरण का सिद्धांत, 4 है अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो उत्तर दीजिएगा आप सभी क्या होगा 22। तो आई होप आप सभी ने उत्तर दे दिया होगा। तो कभी न समाप्त होना मतलब जो चीज़ें निरंतर चलती हैं वो कभी समाप्त नहीं होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे याद रखिएगा कि अगर निरंतर चल रहा है तो ये समाप्त नहीं होगा। ठीक, आगे देखते हैं हम। आगे है क्वेश्चन नंबर 23 है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन 1 है खेल का मैदान, 2 है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, 3 है सभागार, 4 है घर। क्वेश्चन नंबर 23 उत्तर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारा उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ये क्या होता है कि यही ऐसा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को क्या करते हैं बेहतर तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। ये 23 कहाँ चला गया, 25 आ गया, एक सेकेंड रुकिएगा आप सभी। 29 चलिए, अच्छा 23 हो गया, 24 सॉरी। चलिए 24 देखते हैं। 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ऑप्शन 1 है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, 2 है यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन देख लीजिए, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, 3 है वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, 4 है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन निगेटिव है, ऑप्शन भी हमारा निगेटिव में ही सही होगा। उत्तर दीजिए आप सभी क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारा उत्तर होगा आपका 24 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 1 सही होगा बिल्कुल। अब कैसे होगा ये भी बता देते हैं। देखिए रटना हमारा क्या है निगेटिव वर्ड है, क्वेश्चन क्या पूछा है निगेटिव पूछा है। ठीक है, बाकी ये तीनों हमारे पॉजिटिव में है। तो हमने आपको बार बार बताया है कि जब क्वेश्चन निगेटिव रहे तो उत्तर भी निगेटिव रहेगा, और ऑप्शन में हमेशा देखेंगे 3 पॉजिटिव मिलेंगे आपको और 1 निगेटिव मिलेगा, और जो निगेटिव मिलेगा वही हमारा उत्तर सही होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ऑप्शन 1 है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, 2 है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, 3 है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, 4 है कक्षा में एकदम खामोशी। उत्तर बताइएगा क्या होगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 25, तो यहां पर हम देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। अगर हम बच्चे से प्रश्न पूछते हैं तो बच्चा क्या करता है, अभिप्रेरित होता है, अंदर से अभिप्रेरित होगा और चीज़ों को वो ढूंढने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर हम बच्चे से पूछ दिए कि गाय किस कलर की होती है या गाय कितने कलर की होती है, तो बच्चा इसे खोजने की वो अंदर से अभिप्रेरित होगा कि गाय कितने कितने कलर के होते हैं, तो वो उसे खोजने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। तो इसलिए विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना ये अभिप्रेरणा का काम करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। ऑप्शन 1 है सामाजिक अनुमोदन तथा सराहना की आवश्यकता, ऑप्शन 2 है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ऑप्शन 3 है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ऑप्शन 4 है सानिध्य संगीत की आवश्यकता। तो उत्तर बताइएगा। ये देखिए नहीं है, निगेटिव। ठीक, उत्तर क्या होगा, निगेटिव। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे निगेटिव है या पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, अब निगेटिव को खोजेंगे। देखिए यहाँ पे जो उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये कोई मतलब नहीं है, ये यहाँ हमारे आवश्यकता, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता में इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों चीज़ों का संबंध है। आगे देखते हैं 27 में क्या पूछा है कि मन का मानचित्र संबंधित है। ऑप्शन 1 है बोध का मतलब आपका समझ होता है बढ़ाने की तकनीकी से, 2 है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, 3 है मन का चित्र बनाने से, 4 है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। क्वेश्चन नंबर 27 का जो उत्तर होगा आप सभी बताइएगा क्या होगा। मन का मानचित्रण किससे संबंधित हो सकता है। तो ये हम देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 27 है उसका जो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। 28 का हम देखते हैं क्या है हमारा, फिर छोटा करना पड़ेगा। सीटेट में यही प्रॉब्लम है, कभी क्वेश्चन बड़े आते हैं कभी छोटे आते हैं, समझ में नहीं आता। 28 में पूछा है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन 1 है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, ऑप्शन 2 है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, ऑप्शन 3 है सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, ऑप्शन 4 है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो उत्तर बताइएगा आप सभी क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28 का हम देख लेते हैं यहाँ पर जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए 29 में क्या पूछा है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। ऑप्शन 1 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, 2 है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर, 3 है संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, 4 है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर है जो क्या होगा आप सभी बताइएगा। 29 का उत्तर बताइए सभी। चलिए देखते हैं जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो ऑप्शन 1 है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, ऑप्शन 2 है प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने में एवं प्रश्न के अवसर उपलब्ध कराना, 3 है विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, 4 है परीक्षा में अच्छे अंक के लिए विद्यार्थी की कोचिंग कराना या विद्यार्थी की कोचिंग करना। यहाँ पे ये बना लीजिएगा कि परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर जो होगा क्या होगा आप सभी बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको,
यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड कहीं दिख रहा है आपको। अब देखिए क्वेश्चन कैसा हमारा पॉजिटिव है, उत्तर क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो अवसर उपलब्ध, जहाँ अवसर आ जाए समझ लीजिए ये पॉजिटिव वर्ड आपका है, तो वहाँ पर आप धीरे से टिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपके हो गए 30 क्वेश्चन। ठीक है, अभी हमें कितने करने हैं 60 क्वेश्चन और करने हैं, तब हमारे जाके 90 क्वेश्चन होंगे। तो आइए हम फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और 30 तक लेके चलेंगे। फिर हम तीसरे में भी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और 30 तक लेके चलेंगे। तो आप उसको 31 मानिएगा या तो फिर आप 1 से स्टार्ट करिए। चलिए हम देखते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं फिर से, ये क्वेश्चन नंबर 31 आप मान लीजिएगा। ठीक है, जिन्होंने अपना लिखा होगा 1 2 3 करके वो 31 मान लें, या तो फिर अगर आपने नहीं लिखा है तो यहाँ पे 1 2 करके फिर 30 तक आप चलेंगे। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के लिए विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। ऑप्शन 1 है वैधता, 2 है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, 3 है प्रश्नों के प्रकार, 4 है विश्वसनीयता। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा सही यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन 1 है एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। ऑप्शन 2 है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्करार नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन 3 है बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। ऑप्शन 4 है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर सही होगा क्या होगा आप बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हमारा जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है देख लेते हैं कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन 1 है आकलन बहुत किफायती मतलब मितव्ययी होना चाहिए। ऑप्शन 2 है वह परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ऑप्शन 3 है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। ऑप्शन 4 है विद्यालय वह परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, देखिए आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है ये बताना है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका हो गया ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए वह परीक्षकों की अपेक्षा जो शिक्षक अपने शिक्षार्थी की क्षमता को बढ़िया तरीके से जानते हैं, वह का मतलब जो कहीं बाहर से परीक्षा लेने आएगा उससे ज़्यादा हमारे जो शिक्षक है वो हमारे बारे में जानेंगे, न कि वो बाहर वाला शिक्षक हमारे बारे में ज़्यादातर जानेगा। ठीक है, और हमारे शिक्षक हमारा आकलन कर सकते हैं और बाहर वाला नहीं। अगर बाहर से कोई इंटरव्यू लेने आता है तो वो आपको नहीं जानता है कि आप पढ़ने में कैसे हैं, किस तरीके से हैं। अगर आपका शिक्षक आपका इंटरव्यू लेता है तो उसको भली बात ही पता होता है कि आप कितना पढ़ते हैं, कितना नहीं पढ़ते हैं, आप कितना पढ़ने में सक्षम हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को, अब आइए देखते हैं ऑप्शन। देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता इसको पकड़ के रखिएगा। अब यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है कि अधिगम की एक समानता पर बल देना। ऑप्शन 2 है कि सीखने के विविध अनुभवों का उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन 3 है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। ऑप्शन 4 है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। अब इसमें से जो पॉजिटिव होगा वही आपका होगा। तो यहाँ पर हम चलिए देख लेते हैं हमारा जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर हमारा 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना। देखिए विविध मतलब अनेक तरीके का अनुभव हमारा क्या है पॉजिटिव है। क्वेश्चन क्या पूछा था पॉजिटिव पूछा था। ठीक, अगला हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक के महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। ऑप्शन 1 है सामाजिक, 2 है आनुवंशिक, 3 है नैतिक, 4 है शारीरिक। अब देखिए वाइगोस्की के लिए पूछा है तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा क्या हो जाएगा देखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा सामाजिक। जहाँ वाइगोस्की आएंगे आप इनका ध्यान रखिएगा, वाइगोस्की सामाजिक ऐसे याद कर लीजिए कि जैसे वाइगोस्की आए वैसे सामाजिक को हमें टिक करना है। ठीक, कहीं भी वाइगोस्की दिख जाए और सामाजिक दिख जाए बस सीधा उन पर धावा बोल दीजिए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए
वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डॉट डॉट से प्रभावित है। ऑप्शन 1 है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, 2 है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, 3 है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, 4 है वाइगोस्की से सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। देखिए हम आपको कहते हैं जहां भी वाइगोस्की जी आए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आए, वो आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 6 का बताइएगा क्या होगा यहाँ पर देखिए शिक्षिका के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा कि गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत। देखिए वैविध्यपूर्ण मतलब अलग अलग तरीके से कार्य का उपयोग कर रही हैं, तो बहुबुद्धि मतलब एक से अधिक, ठीक है, बहुबुद्धि मतलब एक से अधिक बुद्धि लगा के काम करना, आप ट्रिक समझ जाइएगा। तो अगर वैविध्यपूर्ण आ गया तो मतलब एक से अधिक, और एक से अधिक किस में आता है, बहुबुद्धि में आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वो अपने विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा एवं सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन 1 है सक्रिय भागीदारिता, 2 है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, 3 है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, 4 है सीखने की तत्परता। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर जो 7 का उत्तर होगा यह उपागम। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, उत्तर भी क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। तो सक्रिय हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मतलब कि सक्रिय भागीदारिता, ठीक है। अब ये तीनों हमारा नहीं होगा। देखिए इनमें से ये भी पॉजिटिव है, सीखने की तत्परता भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रोत्साहित कर रही है, तो प्रोत्साहित का मतलब सक्रिय, ये याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन जो हमारा है, ऑप्शन 1 है विषय वस्तु में प्रवीणता, 2 है बैठने की उचित व्यवस्था, 3 है शिक्षण अधिगम संस्थानों की उपलब्धता, 4 है विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति। तो जो उत्तर होगा क्या होगा सही बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का हम देख लेते हैं। जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा कि विषय वस्तु में प्रवीणता। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा चीज़ आपको समझाएंगे नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यार्थी लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। ऑप्शन 1 है लैंगिक पूर्वाग्रह, 2 है वैश्विक प्रवृत्तियाँ, 3 है प्रयोजनात्मक उपागम, 4 है प्रगतिशील चिंतन। तो उत्तर बताइएगा। देखिए लड़की को वरीयता ज़्यादा दे रहा है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह। कैसे लैंगिक पूर्वाग्रह होगा? देखिए जरूरी नहीं है सिर्फ लड़कियों को, अगर लड़कों को भी एक स्पेशल सिर्फ लड़कों को बताया जाए या सिर्फ लड़कियों को बताया जाए, ठीक है, यहाँ पर लड़कियां लड़कियों में से किसी एक को सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाए तो समझ लीजिए वो लैंगिक पूर्वाग्रह है, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण से सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शन 1 है विस्तृत व्याख्या करना, 2 है विद्यार्थियों द्वारा बीजों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, 3 है श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, 4 है बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। तो चलिए यहाँ पर जो सही उत्तर होगा क्या होगा आप सभी बताइएगा। तो आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। कैसे सही होगा? देखिए अंकुरण की संकल्पना आप करा रहे हैं तो उन्हें क्या करेंगे, अगर हम आपको बीज बोने के लिए दे दिए, ठीक है, आप बीज बोए, बीज को देख रहे हुए कैसे अंकुरित हो रहा है, फिर उसके बाद उस सारे चरण का वर्णन किए कि पहले हम मिट्टी की खुदाई किए, फिर उसमें बीज डाले, फिर बीज को थोड़ा भिगाए और फिर बीज से अंकुरण हुआ, फिर बीज को देखिए, सारी चीज़ें लिखेंगे तो वो अलग ही चीज़ें होती हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ें यही हमारी दिख रही हैं, ठीक है। बच्चा समझ जाएगा, उसको बीज का चित्र दिखाएंगे या सैंपल पे लिखेंगे तो समझेगा, लेकिन जितना हम उसको प्रैक्टिकल कराएंगे, ये चीज़ें क्या होगी, हमारी प्रैक्टिकली हो गई। जब जिस चीज़ को हम प्रैक्टिकल के थ्रू कराएंगे वो बच्चा ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेगा, तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावी पद्धति हमारी आएगी, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 कहना चाह रहा है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, हमने आपको बहुत बार बता चुका है, बच्चा फेल हो या बच्चा किसी को मार काट दे, गलती कहाँ होगी, आपकी होगी। अब यहाँ पर आपको बताना है कि उत्तर क्या होगा। चलिए ऑप्शन 1 है बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, ऑप्शन 2 है बच्चों ने उत्तर को सही तरीके से नहीं किया है,
ऑप्शन 3 है बच्चे की प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। ऑप्शन 4 है व्यवस्था फेल हुई है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप सीटेट के थ्रू उत्तर नहीं देते हैं तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 सही करके चले जाएंगे कि बच्चे को सही तरीके से नहीं किया, मतलब उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया, आपको यही सही लगेगा, ठीक है। लेकिन कभी भी सीटेट यह नहीं कहता कि बच्चे की गलती देना है, हमेशा आपकी गलती होगी तो हमारी हमेशा क्या होगी, व्यवस्था फेल होगी और हम फेल होंगे, टीचर फेल होंगे, टीचर की व्यवस्था फेल होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए सीटेट में कभी भी बच्चे की गलती नहीं देना है। सारे बच्चा कुछ भी करे, किसी को जहर दे के मार दे तो भी अपने ऊपर ले लेना कि नहीं हमने जहर इससे दिलवाया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन 1 है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, 2 है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, 3 है रटने को प्रोत्साहित कर कर, 4 है अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर। उत्तर बताइएगा आप सभी क्या होगा। यहाँ पर देखिए जो बच्चे होते हैं वो इतने शैतान होते हैं कि वो कुछ भी करें, टीचर को एक्सेप्ट करना होता है कि गलती हमारी है। तो आप जब भी सीटेट का पेपर देने जाएंगे हमेशा कहीं भी कुछ भी करेंगे अपनी गलती को मानेंगे। बच्चा अगर आपको थप्पड़ भी मार दिया है तो समझ जाइए कि बच्चे की गलती नहीं है, आपकी ही गलती है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अब देखिए यहाँ पर हम हमेशा शिक्षण में अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। जब भी हम अधिगम पर बल देंगे, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाएंगे, हमेशा बच्चे के जो मतलब जो बच्चा कहेगा वही करेंगे, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए कि हमेशा बच्चे के थ्रू कार्य करना है, अपने थ्रू नहीं। अगर हम चाहें कि नहीं हम गए क्लास में, हम अपने चैप्टर को कह दिए कि हम यही चैप्टर पढ़ाएंगे तो यही पढ़ाएंगे, आपकी नहीं चलेगी वहाँ। अगर बच्चा कह दिया कि नहीं आज ये वाला चैप्टर नहीं, मुझे ये चैप्टर पढ़ने का मन है, तो आपको वहाँ वो चैप्टर ही पढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है हमारी हमेशा बाल केंद्रित रहेगी, ठीक। आगे देखिए, आगे समावेशी शिक्षा। चलिए देखते हैं समावेशी शिक्षा क्या है। ऑप्शन 1 है हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। 2 है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। 3 है दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। 4 है तथ्यों की शिक्षा मतलब मतारोपण से संबंधित है। तो उत्तर बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13, तो देखिए यहाँ पर जो सही उत्तर होगा हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर मिला लीजिएगा आप सभी। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी और विविधता में अंतर क्या है, देखिए समावेशी का मतलब क्या है, जैसे आपका क्लासरूम है, ठीक है। अब यहाँ पे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कोई बच्चा दृष्टिबाधित मतलब जिसे दिखाई नहीं देता है वो आ गया, उसको भी हम इसी क्लास में बैठाएंगे। यहाँ पर कोई बच्चा आ गया जिससे चला नहीं जा रहा है, ठीक है, वो आ गया, उसको भी इसी क्लास में बैठाएंगे। कोई बच्चा है जो सुन नहीं सकता, उसको भी इसी क्लास में बैठाएंगे। कोई बच्चा है जो देख नहीं सकता, वो तो हो गया। कोई बच्चा है जो बोल नहीं सकता, उसको भी इसी क्लास में बैठाएंगे। तो ये क्या हो गया, आपके विविधता का उत्सव मना रही है। जो आपकी कक्षा है वो विविधता का उत्सव मना रही है। और समावेशी यही कहता है, समावेशी क्या होता है कि जब एक ही कक्षा में अलग अलग तरीके के बच्चे बैठे हों, अलग अलग तरीके के बच्चे सारे एक समान बच्चे के साथ बैठ के पढ़े, तो ये हमारी समावेशी शिक्षा होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ऑप्शन 1 है निबंधात्मक प्रश्न, 2 है लघु उत्तरात्मक प्रश्न, 3 है मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, 4 है सत्य या असत्य प्रश्न। उत्तर दीजिएगा आप सभी। तो ये उत्तर आप सभी ने दे दिया होगा। तो वस्तुनिष्ठ किस में आता है, आप सभी को पता है कि सत्य और असत्य में आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा का विशेषता है। ऑप्शन 1 है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, 2 है केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुच्छेद, 3 है परीक्षा में अंक प्राप्त करने पर बल, 4 है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा कि समय सारणी में बैठने की व्यवस्था में क्या हो, लचीलापन हो। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है, देखिए जीन पियाजे क्वेश्चन आ गया आपका। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय ग्रामक मतलब संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। ऑप्शन 1 है सामाजिक मुद्दों से सरोकार, 2 है अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण, 3 है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, 4 है विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। उत्तर बताइएगा। इंद्रियगामक का मतलब क्या होता है, संवेदी प्रेरक क्या होता है, ये बता देना चाहते हैं। बच्चा जब अपने हाथ पैर
या रो धो के अपना काम करवा ले आपसे, हाथ पैर पटक के रो धो के काम करवा ले, वही आपका इंद्रियगामक है। ठीक है, बच्चा यहाँ पे बोल नहीं सकता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, जैसे 0 से लेकर आपका 5 साल तक तो बोलने लगा, 2 साल तक बच्चा जो होता है वो क्या करता है, अगर उसको भूख लगी है तो रोता है, गाता है, और आपने उससे कोई चीज़ छीन ली तो वो क्या करता है, आपकी तरफ बस इशारा करता है लेकिन बोल नहीं पाता है, तो वही है। तो 16 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए बच्चा क्या करता है, आपके अनुकरण करता है, स्मृति और मानसिक निरूपण करता है। यहाँ पे जब बच्चा 0 से 2 साल का होगा, आप जो भी चीज़ें करेंगे आपको देख के वो आपके अनुकरण करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है कि कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन 1 है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। 2 है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। 3 है व्यवहार को स्पष्ट नियम बनाकर। 4 है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो उत्तर बताइएगा क्या होगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर होगा ये हम देख लेते हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 4 होगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अब आइए 18 देखते हैं। 18 है कि छोटे शिक्षार्थी को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे प्रोत्साहित करना चाहिए पॉजिटिव है। आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, अब आइए देखते हैं। ऑप्शन 1 है शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। आइए ऑप्शन 2 देखते हैं। ऑप्शन 2 है कि वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके। 3 है पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। 4 है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर होगा क्या होगा आप सभी बताइएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। 18 का उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। वे पढ़ने के कौशल के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। 2 कार्य करेंगे यहाँ पर। ठीक है, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके, ऐसा नहीं है पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन हम देख सकते हैं क्या पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान देंगे। देखिए छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्क के अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वो क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख लेंगे कौशल को सीखते हैं और वो क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 था ना, ठीक। पढ़ने, देखिए वो पढ़ने के साथ साथ क्या करते हैं, सामाजिक कौशल को भी सीखते हैं अगर वो अपने सहपाठी के साथ होते हैं। ठीक, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19। चलिए 19 है कि जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन 1 है प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। 2 है बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। 3 है उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। 4 है सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। क्या होगा उत्तर, अब सभी बताइएगा। अब अगर यहाँ पर आपको उत्तर ना समझ में आ रहा हो तो आप क्या करेंगे, जो आपको थोड़ा बड़ा और थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा हो उस पर आप जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां ... की ओर संकेत करती हैं। ऑप्शन 1 है शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। 2 है वे कैसे सीखते हैं। 3 है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। 4 है सीखने की अनुपस्थिति। अब देखिए क्वेश्चन में त्रुटियां, शिक्षार्थी की जो त्रुटि है वो किसकी ओर संकेत करती है, आपको ये बताना है। हमने आपको पहले बता दिया है कि बच्चे की गलती कुछ भी नहीं होगी, हमेशा आपकी गलती होगी। अब यहाँ पर आंसर बताइए, अब दे सकते हैं आंसर आप सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा कि आंतरिक अभ्यास की आवश्यकता। देखिए बच्चा जितना त्रुटि करेगा उतना सीखेगा। ठीक, तो बच्चे में क्या होना चाहिए, ये इसकी ओर संकेत करती है कि यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है बच्चे में, उन्हें अभ्यास कराया जाए। 21 देखिए निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। ऑप्शन 1 है प्राकल्पना का निर्माण करना। 2 है प्राकल्पना का परीक्षण करना। 3 है समस्या के प्रति जागरूकता। 4 है प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। उत्तर दीजिएगा क्या होगा। 21 का जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा।
कि समस्या के प्रति जागरूकता। आगे देखते हैं 22 में क्या पूछा है कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन 1 है केवल आनुवंशिकता का, 2 है पालन पोषण और शिक्षा का, 3 है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, 4 है केवल वातावरण का। तो उत्तर बताइएगा क्या होगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं आपका जो 22 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा कि आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का जो मानव व्यक्तित्व का परिणाम होता है हमेशा। देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर केवल आ गया निगेटिव वर्ड हो गया, केवल आ गया निगेटिव वर्ड हो गया, ठीक है। पालन पोषण और शिक्षा इसका कभी नहीं होगा। जहाँ पर मानव व्यक्तित्व का परिणाम पूछेगा वहाँ पर आनुवंशिकता और वातावरण दोनों साथ में आएंगे। जहाँ पर आपको आनुवंशिकता वातावरण साथ में दिख गए वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन 1 है बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं, 2 है शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। अब ये 3 देखते हैं क्या हमारा, 3 है कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है, 4 है इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिलते हैं। तो उत्तर बताइएगा क्या होगा 23 का। तो यहाँ पर देखिए अवसर तो यहाँ पर मुझे दिख गया तो हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है उत्तर, लेकिन अब यहाँ पे एक हमारा निगेटिव वर्ड भी मिल गया अनुशासित करने के लिए। बच्चे को हम कभी बहुत ज़्यादा अनुशासित तरीके से उसको नहीं करेंगे, ठीक है। बच्चे को हम बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं करेंगे, प्रेशर नहीं करना है यहाँ पर बच्चे को हमें। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया, जरूरी नहीं कि आपको ऐसा ही बताया गया हो तो आप वो वही कार्य करेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए शिक्षण अधिगम में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना, जब आप व्यक्तिगत रूप से ध्यान देंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चे की विकास दर भिन्न होती है और वो भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। अगर उनको व्यक्तिगत तरीके से ध्यान देंगे आप बच्चे पर तो अलग बच्चा जो होता है, हर बच्चा सबका अलग अलग अपना सीखने का तरीका होता है, अपना उनका हर अलग अलग तरीके से उनका विकास होता है। जरूरी नहीं कि एक बच्चा हमने आपको पढ़ाया था विकास में जब, तो जरूरी नहीं हम कहते कि एक बच्चा 5 साल में अगर 2 फीट बढ़ता है तो दूसरा बच्चा भी 5 साल में 2 फीट ही बढ़ेगा। हो सकता है वो 1 फीट बढ़े, हो सकता है वो 3 फीट बढ़ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए जो बच्चे का विकास होता है, विकास दर वो अलग अलग होती है और उनका सीखने का तरीका भी अलग अलग होता है। हो सकता है एक 5 साल का बच्चा है, उसको आप सिखा रहे हैं कोई चीज़ें तो वो जल्दी पकड़ रहा है, और एक 5 साल का बच्चा होता है जिसको सिखा रहे हैं तो वो देरी से पकड़ता है। तो दोनों में क्या होता है, बहुत अंतर होता है, अलग अलग तरीका होता है इनका। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन नंबर आपका 23 हो गया। 24 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। ऑप्शन 1 है व्यवसायिक, 2 है अनुभविक, 3 है भावात्मक, 4 है आध्यात्मिक। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। तो यहाँ पर चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, अनुभाविक। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है कि जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि ऑप्शन 1 है बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है, 2 है संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, 3 है बच्चा बुद्धिमान नहीं है, 4 है आपका कि बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। तो हमने आपको बार बार कहा कि बच्चे की गलती नहीं देनी है, ठीक है। बच्चे की सीखने की योग्यता नहीं है, हो सकता है बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे की गलती है, हम नहीं देंगे। बच्चा अनुशासित करने की ज़रूरत है, बच्चे की गलती है, हम नहीं देंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा, हमारी गलती है क्योंकि हम उसे बार बार चीज़ों को दोहरा रहे हैं, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन 1 है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, 2 है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, 3 है समाज में बड़ों का सम्मान करना, 4 है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा आप सभी। तो चलिए हम देख लेते हैं जो हमारा 26 है, 26 का जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 24 हमारा बिल्कुल सही होगा कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। यही हमारा क्या है, सामाजिकरण से हमारा तात्पर्य है।
कहीं भी सामाजिक अर्थ से तात्पर्य पूछे, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन आ जाए, उसको सही टिक करिएगा। ठीक है, ये रटंतु का है, आपका रटने वाला क्वेश्चन है। 27 का क्वेश्चन क्या है, आप देख लीजिए। 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन 1 है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। 2 है सभी की विकास दर समान नहीं होती है। 3 है विकास हमेशा रेखीय होता है। 4 है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो देखिए, विकास का सिद्धांत पूछा है। अभी हमने आपको विकास के बारे में बताया कि जो विकास की जो दर होती है वो समान होती है कि नहीं होती है, अभी हमने आपको बताया। तो उत्तर दीजिए आप सभी, क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं 27 का जो उत्तर होगा। देखिए, यहाँ पर विकास हमेशा रेखीय होता है, बिल्कुल नहीं। विकास हमेशा जिगजैग मोशन में चलता है इस तरीके से। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल नहीं, निरंतर चलती है। ठीक है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, ये भी गलत है, अंतः संबंधित होती हैं। ठीक है, तो हमारा जो 27 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा कि विकास की जो सभी विकास की दर होती है वो समान नहीं होती है। क्या होती है, अलग अलग होती हैं। आगे देते हैं 28 में देखिए क्या पूछा है। मानव विकास को क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, जो मानव का विकास है वो अलग अलग क्षेत्र में क्या होता है, विभाजित किया जाता है। इनमें से कौन सा है बताना है। तो ऑप्शन 1 क्या है आपका, शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। 2 है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। 3 है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। 4 है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो उत्तर दीजिएगा 28 का क्या होगा। तो 28 का जो उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए, जब मानव विकास का क्षेत्र है उसमें हम पहले शारीरिक होता है, फिर संज्ञान में आता है, फिर संवेग आता है और उसके बाद समाज में आता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। इसको ट्रिक से याद करिएगा, नहीं तो आप सभी याद नहीं कर पाएंगे। देखिए, पहले आपकी शरीर आती है, ठीक है, फिर आपको दिमाग आता है, संज्ञान से समझ लीजिए, फिर आपको संवेग से समझ लीजिए, आपको गुस्सा आता है, और फिर उसके बाद समाज में आप आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप एक ट्रिक है, इसको याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा है आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 में कहना चाह रहा है कि एक शिक्षिका पाठ्यपुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों की चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम ... पर आधारित है। ऑप्शन 1 है ज्ञान के निर्माण। ऑप्शन 2 है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन। ऑप्शन 3 है पुनर्बलन के सिद्धांत। ऑप्शन 4 है अधिगम के सक्रिय अनुबंधन। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 29 है उसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा कि ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 मतलब 30 आपका जो है क्या है। क्वेश्चन पूछा है कि जब बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा ... के कारण रोता है। ऑप्शन 1 है वियोग दुश्चिंता के कारण। 2 है सामाजिक दुश्चिंता के कारण। 3 है संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण। 4 है अजनबी दुश्चिंता के कारण। तो बच्चा किस लिए रोता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा कि संवेग के कारण बच्चा यहाँ पर रोता है। ठीक है, संवेग का मतलब आप समझ लीजिए कि बच्चे को गुस्सा आ जाता है और बच्चा क्या होता है, रोने लगता है। एक तरीके से ये आप कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 3। ये देखिए ट्रिक है, आप इसको गुस्सा मत समझ लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। तो चलिए आपके हो गए यहाँ पर कितने क्वेश्चन, तो आपके 60 क्वेश्चन हो गए। 58 मिनट में इसके 60 क्वेश्चन हो गए। अब हम आपको सोच रहे थे यहाँ पे ये वीडियो बंद कर दें, बाकी हम अगली वीडियो अगले में देखेंगे क्योंकि आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आज के लिए आप इतना ही देखिए, बाकी नेक्स्ट में हम क्या करेंगे 90 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन लेकर चलेंगे। और वीडियो कैसी लगी है, किस तरीके से लगी है, प्लीज़ आप सभी कमेंट करिएगा। अगर आपको ये वीडियो चाहिए, इस तरीके से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, तभी हम अगली मैराथन को लाएंगे ताकि उस मैराथन में हम आपको 100 क्वेश्चन डेली करवाएं। और 100 क्वेश्चन डेली कराने का मतलब अगर हमने 10 दिन ये मैराथन चला दिया तो आप बस जितना मैं मैराथन चला रही हूँ बस उतना कर लेंगे तो आप क्वेश्चन को अच्छा करके आएंगे। और लेकिन हाँ, इस मैराथन को आप 2 से या 2 बार तो ज़रूर देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है कि ये बहुत बार रिपीट होते हैं और एक बार क्वेश्चन करने से आपको दिमाग में नहीं बैठता है। एक बार कर लिए फिर उसको सोते टाइम एक बार और देखिएगा ताकि 2 बार आप देखेंगे तभी आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। तो
चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए आप सभी, ताकि मैं जो भी मैराथन या कोई भी वीडियो बनाऊँ आप तक ज़रूर पहुँचे। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं प्लीज़ आप सभी इन्हें शेयर भी किया करिए, और आप सभी लोग लाइक भी किया करिए। जो पुराने और नए स्टूडेंट हैं सभी लोग प्लीज़ लाइक किया करिए, ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो पसंद आती है नहीं आती है, उस हिसाब से हम वीडियो को लाएंगे। और आपको ऐसी और किस किस सब्जेक्ट के मैराथन चाहिए हमें वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो थैंक यू एवरीवन।